श्वसन होता है जब सांस हम लेते हैं और छोड़ते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं हम श्वसन। क्या बोलेंगे उसे? श्वसन। ठीक है, आप देखेंगे पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम? श्वसन। चूने के पानी में निःश्वसन द्वारा वायु प्रवाहित होती है। चूने के पानी में पिचकारी सिरिंज द्वारा वायु को प्रवाहित यानी कि बढ़ाया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं? उसे फ्लो कर सकते हैं। पिछले अनुभाग का मतलब होता है इससे हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं कि जीवों में किस किस तरीके का पोषण होता है। तो जीवों में होता है कि स्वपोषी, विषमपोषी और परपोषी। ठीक है, अब देखेंगे जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है, अंतर्ग्रहण का मतलब अंदर लिया जाता है, प्रक्रम पोषण प्रक्रम के लिए होता है। किसके लिए होता है? पूरे पोषण प्रक्रम के लिए होगा। कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव जिसे भिन्न विधियों द्वारा कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। अब ये क्या है? ऑक्सीजन जैसे थी इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब मैंने क्या किया? पर्यावरण से ली ऑक्सीजन को और उसको अंदर ले लिया। ग्लूकोज यानी कि मैंने रोटी खाई और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में मैंने इसे तोड़ दिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नाक से निकली और जल जो सूसू वगैरह में निकला, पसीने वगैरह में निकला। ठीक है, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पद का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त ही नहीं होती। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज से 1,6 कार्बन वाले अणुओं का 3 कार्बन वाले अणु पायरोबिक में विखंडन होता है यानी कि टूटना होता है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है? कोशिका यानी कि साइटोप्लाज्मा में ये सारी क्रियाएं होती हैं। इसके बाद पायरोबिक एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? जो हमने ग्लूकोज खाया वो पायरोबिक अम्ल में बदल गया। किस में बदल गया? पायरोबिक अम्ल में बदल गया। और उसके बाद क्या हुआ? ये पायरोबिक एथेनॉल में बदल गया। पायरोबिक एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हुई। कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या हो गए? बदल गए। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। किस में होगा? ईस्ट में। अब ईस्ट क्या है? ईस्ट एक छोटा सा जीव है, सूक्ष्म जीव। क्या यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है? इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऐसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, और ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होगा उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? वायवीय श्वसन। पायरोवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरोबिक के अणुओं को विखंडित यानी कि तोड़ने का काम करता है। तीनों कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देते हैं दूसरा उत्पाद जो कि पानी होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन क्या है? वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। मैंने अभी बोला ना, जब क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो उसे वायवीय श्वसन बोलेंगे, और ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति ही नहीं है उसे क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन बोलेंगे। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन का मतलब क्या होता है? निकलना। अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव यानी कि कमी होती है तो पायरोवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यह पायरोवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अणु में बदल जाता है। अचानक किसी प्रक्रिया के होने से हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रम्प का कारण बनता है। क्रम्प का मतलब क्या होता है? क्रम्प का मतलब होता है दर्द। क्या होता है? दर्द। आप देखेंगे ग्लूकोज से 6 कार्बन के अणु हैं और कोशिका द्रव्य यानी कि हमारा साइटोप्लाज्मा है। पायरोबिक अम्ल यानी कि 3 वायु अणु में ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊर्जा। ईस्ट में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊर्जा निकलेगी, कार्बन के 2 अणु बनेंगे और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। अब हमारी मांसपेशियाँ यानी कि इंसान की मांसपेशियों में मांसपेशियों वाला ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, इन दोनों में होता है। ठीक है, हमारी मांसपेशियों में यानी कि हमारे हाथ की मांसपेशियाँ, पैर की, लैक्टिक अम्ल बनेगा, 3 कार्बन के अणु बनेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे हम सेल में देखेंगे। किस में देखेंगे? सेल में। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा बनेगी। भिन्न पदों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन यानी कि टूटना। क्या है? टूटना। देखो, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित। कोशिकीय श्वसन मतलब कोशिका में होने वाली श्वसन की अभिक्रिया। मोचित मतलब निकलना। ऊर्जा तत्काल ही एटीपी
क्या है, ATP ट्राई होगा, एडिनल ट्राईफॉस्फेट। क्या बोलेंगे इसे, एडिनल ट्राईफॉस्फेट। पूरा नाम क्या है, एडिनल ट्राईफॉस्फेट नामक अणु के रूप में संश्लेषित हो जाती है। संश्लेषित होने का मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो जाना, ठीक है, या फिर संश्लेषित होने का मतलब होता है कि मिलके बनना फिर इकट्ठा हो जाना, ठीक है। प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त मतलब यूज होता है, जो कोशिका की अन्य अभिक्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोमिक क्रिया का परिसंचलन करती है, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, गर्मी वाली अभिक्रिया। क्या है, गर्मी वाली अभिक्रिया। अधिकांश कोशिकीय प्रकरण के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा की तरह, क्या है, मुद्रा यानी कि करेंसी है। क्या है, करेंसी। अगर कोई भी काम करना है तो एटीपी में से चले जाओ, कोई भी काम करना है तो एटीपी, देखना है तो एटीपी से चले गए ऊर्जा लेने, खाना खाना है तो एटीपी से चले गए ऊर्जा लेने, चलना है तो एटीपी के पास चले गए, ये सारी चीज़ें होती है। श्वसन प्रक्रिया में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी, किसमें, एडीपी, क्या है, एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट क्या है हमारा, अधातु से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है, एटीपी। अब एडीपी क्या है, फास्फोरस के साथ मिलेगा और ऊर्जा होगी तो क्या बन जाएगा, एडीपी प्लस हमारा पी, यानी कि ये बनाएगा एटीपी। क्या बनाएगा ये, एटीपी। रो ऊष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तथा इसी एटीपी का उपयोग क्रिया के परिचालन में करते हैं। परिचालन का मतलब क्या होता है, सही ढंग से कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करना, ठीक है, चलना। जल का उपयोग करने के लिए एटीपी में जब अंतःस्थित फॉस्फेट सहलंगता खंडित हो जाती है, यानी कि टूट जाती है, तो 30.5 किलोग्राम पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि ऊर्जा को नापने के लिए जो इकाई है वो क्या है, उसकी मोल। क्या है, मोल और जूल। क्या है, किलो जूल है। क्या है, ऊर्जा के लिए क्या यूज होगा, किलो जूल। हाँ, क्या होगा, मोल। आप देखेंगे, सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार के अन्य उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों को सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण में, तंत्रिका आवेग का संचरण करने में आदि क्रियाओं के लिए किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन पर। अतः वायवीय श्वसन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती या ज़रूरत नहीं होती कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैस का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा करते हैं। अंतःकोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित मतलब फिक्स होता है कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, गैस का, किसका, गैस का एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसका उदाहरण होता है परफ्यूम जो लोग लगाते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जब वायु का एक कण दूसरे कण को धक्का मारता है तो कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है, ठीक है। यह कोशिका में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकता है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती तब कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है तथा कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। इसी समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। जंतुओं में पर्यावरण से, अच्छा तुमने एक लाइन पढ़ी इसमें, दिन वाली, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान लेना देना प्रक्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है तब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है, यानी कि दिन में ही कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेते हैं। हाँ, रात में नहीं, रात दिन में ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात में कुछ पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं।
मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अब देखेंगे जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थानीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जल में विलेय का मतलब होता है घुली हुई, ठीक है, और विलेय क्या होता है कम, और विलायक क्या होता है ज़्यादा, और विलयन किसे बोलेंगे पूरा, ठीक है। क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा में वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। द्रुत का मतलब होता है कम। मछलियाँ अपने मुंह के द्वारा जल लेती हैं तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुँचाती हैं, ठीक है। क्लोम क्या है? ऐसी जगह जहाँ पर खाना पचेगा, जहाँ विलेय और रुधिर क्या कहता है, जहाँ विलेय ऑक्सीजन रुधिर लेता है, क्या लेता है? ऑक्सीजन भी लेगा और रुधिर भी लेगा। क्या लेगा? ऑक्सीजन और रुधिर, ठीक है। स्तनीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है, यानी कि ले ली जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उसे सतही क्षेत्र को बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन बहुतायत वायुमंडल के संपर्क में रहता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इसी तरह के आर पार होता है, ठीक है। अतः यह सतह बहुत पतली या मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से शरीर के अंदर अव्यवस्थित होती है। अव्यवस्थित का मतलब फैली हुई होती है, सही तरीके से जुड़ी हुई नहीं होती, हाँ। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। इसके अतिरिक्त यहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है, यानी कि सोख ली जाती है। उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए क्रिया विधि होती है। क्या होती है? क्रिया विधि होती है। मनुष्य में वायु अंदर क्या है? अंदर नास द्वार, यानी कि नाक से ली जाती है। नास द्वार को ही हम नाक कहते हैं। नास द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है। निस्पंदित मतलब क्या होता है? छन जाती है, छन के जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती है। रहित मतलब जिसमें अशुद्धियाँ ना हो, ठीक है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है। श्लेष्मा की क्या होगी? एक परत होगी। परत मतलब लेयर, जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। वायु से यहाँ से वायु कंठ, वो क्या है? कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। किस में होती है? फुफ्फुस में, कंठ द्वारा। फुफ्फुस ये वाला हिस्सा, ये वाला इधर लिखा होगा फुफ्फुस, देखो हाँ, ये रहा, मिल गया। छाती, चेस्ट जिसे बोलते हैं। कंठ में उपस्थि क्या होती है? जो अस्थि के बीच, उपस्थि मतलब छोटी अस्थि जिसे बोलते हैं, उपस्थि, ठीक है। जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंडन के बलय उपस्थित होते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपादित ना हो। अच्छा, उपस्थि किसे बोलेंगे? ये जो रिब होंगी, ठीक है, देखो ये रिब, इसमें वो रिब, ठीक है, श्वास लेने। अब चित्र देखेंगे, देखो नाश द्वार का मतलब क्या होता है? नाक वाला द्वार, मुख, गुहा, ग्रशिका, कंठ, श्वासनाल, उपस्थि, बलय, ठीक है। फुफ्फुस, पसलिया, डायफ्राम, श्वासनालिका, कूपिका का कोश, श्वसनी और श्वसन श्राद्धाएँ और कूपिका। क्या है? श्वसनिका है, और क्या है? कूपिका। क्या है? कूपिका। अच्छा, धूम्रपान वाला जो है इसे थोड़ा पढ़ लो। अब देखेंगे धूम्रपान। धूम्रपान मतलब क्या होता है? धुआं वाली चीज़ों का सेवन करना, जैसे सिगरेट है, बीड़ी है, हुक्का है, ये सब क्या है? धूम्रपान। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौतों के सामान्य कारणों में से एक है। श्वसन नाली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं। यह सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। धूम्रपान करने से यह बाल जैसी संरचना नष्ट हो जाती है, जिसमें रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रासायनिक फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं।
जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं। क्या बन जाते हैं? कारण बन जाते हैं। अब देखेंगे फुफ्फुस के अंदर मार्ग क्या है? फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नालिकाओं में विभाजित यानी कि बट जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतःकृत हो जाता है। अंतःकृत का मतलब क्या है? मिल जाता है, जिसे कूपिकाएं कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर बहिनाव का वितरण जाल होता है, यानी कि फैला हुआ एक जाल होगा। हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है, विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। रुधिर कोश रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिका रुधिर वाहिकाओं का कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वसन चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का क्या करता है? अपशिष्ट क्या करेगा? क्या करेगा? अपशिष्ट आयतन रखता है। ठीक है, अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। क्या होगा? बचा हुआ, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन यानी कि निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेले विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक कोशिका वो ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाती है जिन्हें ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन मतलब जिसमें क्या होगा? जिसका लाल रंग होगा। वर्णक का मतलब क्या होता है? रंग का होना। जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता का मतलब क्या होता है? जुड़ने की शक्ति। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जल से अधिक विलय और इसलिए इसका परिवहन हमारे शरीर में रुधिर विलय अवस्था में होता है। किसमें होता है? विलय अवस्था में।